नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास अपनी लेकर चल रहे हैं और हमारी जो नेक्स्ट क्लास थी, हम लोगों ने कल जो स्टडी किया था, जो इससे पहले हमारी क्लास थी, तो हम लोगों ने एल्गी और एल्गी के जर्नल करेक्टर हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। एल्गी का क्लासिफिकेशन स्टडी कर लिया था और एल्गी का जो सबसे ज्यादा मुख्य पार्ट है, स्टोरेज फूड मटेरियल और टाइप के जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनका भी हम लोगों ने पूरा अध्ययन कर लिया था। और इसके अलावा हम लोगों ने रिप्रोडक्शन भी एल्गी का पढ़ लिया था। तो इतनी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब हमारा जो नया टॉपिक चल रहा है वो हम लोग चल रहे हैं आज डिस्कस करने वाले हैं। उनके जो डिफरेंट टाइप के जीनस पढ़नी है या डिफरेंट टाइप के जीन्स का अध्ययन करना है, अकॉर्डिंग सिलेबस उसका अध्ययन करना है। तो चलते देखते हैं और उसी पॉइंट्स पे चलते हैं। और हम लोग जो टीजीटी का पीजीटी का पेपर देखे थे, तो इस बार टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा अभिकथन और इस तरह से क्वेश्चन आए थे। और पीजीटी का तो जो पेपर था वो ज्यादा लेंदी था इसकी अपेक्षा। पीजीटी, हाँ, ये पीजीटी का हम लोगों ने पेपर लगाया था। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन वाले हैं, हाईली एनालिटिकल थे, स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने जो तैयारी कर रहे हैं उसी को प्रॉपर वे पे उसी लेवल पे मेंटेन करके चलेंगे, जिससे हम लोग प्रॉपर सिलेक्शन ले सकें। तो चलो अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। आज का जो हम लोग टॉपिक लेकर चल रहे थे वो हम लोग लेकर चल रहे थे क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास की चर्चा करने वाले थे। और क्लमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स हम लोगों के जो सिलेबस में है, सिलेबस लगा के रखा है कहीं हमने। हम लोगों की जो सिलेबस में है ये क्लमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स दिया है। हम लोगों को पढ़ना क्या है? क्लमाइडोमोनास पढ़ना है, वॉलवॉक्स पढ़ना है, यूलोथ्रिक्स पढ़ना है, स्पाइरोगैरा पढ़ना है। ये मत पढ़िएगा हिंदी में, जो इन्होंने आयोग की वेबसाइट का ये जो देख रहे हैं सिलेबस आयोग की वेबसाइट का है, हिंदी में ही दिया है, मगर वो उन्होंने गलत लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूलोथ्रिक्स है ये स्पाइरोगैरा, ओडोगोनियम, एक्टोकार्पस, बैटकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया, इतनी चीजों का हमें अध्ययन करना है। यहाँ पॉलीसाइफोनिया नहीं दिया है, मगर पीजीटी में आपसे पॉलीसाइफोनिया पूछता है और उसके क्वेश्चन भी पूछता है, तो हम लोग पॉलीसाइफोनिया को भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अभी जो हम लोगों का अध्ययन था वो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा शैवाल का वर्गीकरण, मुख्य समूहों के विशिष्ट लक्षण, और नील हरित शैवाल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम क्लोरोफाइसी के सदस्य क्लमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स की आज चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। और हमने इसके लिए किया क्या था? हाँ, टाइम बहुत कम था, तो मैंने प्रॉपर इसको कन्वर्ट कर लिया है, लिख लिया है, जिससे पढ़ाने में टाइम ना टूटे। चूंकि लिख लिख पढ़ाने में लिखते समय काफी टाइम टूटता है, तो समय इतना था नहीं। आज हम लोग टारगेट लेकर चल रहे थे दो स्पीसीज, क्लमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स। चूंकि इसके लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का समय चाहिए। क्लमाइडो 2 घंटे का तो समय चाहिए ही। क्लमाइडोमोनास वॉलवॉक्स इतना समय था नहीं, तो इससे पहले हम लोगों ने नोट्स मेंटेन कर लिए हैं, जिससे आपको पढ़ाने में सहूलियत रहे और कम समय में ज्यादा आउटपुट मिल सके। तो चलिए बात करते हैं पहले क्लमाइडोमोनास। और यहां हम एक चीज आपको बता दें कि जो क्लमाइडोमोनास है, कलर ये दे, क्लमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी का सदस्य है। एक चीज ध्यान में रखना, क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी, हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो इनको हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। और हरित शैवाल क्यों कहते हैं? तो हमने जब पढ़ाया था कि इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो क्लमाइडोमोनास की बात करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले यदि हम उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं? सिस्टमैटिक पोजीशन अगर जान लेते हैं कि उसकी वर्गीकृत स्थिति क्या है, तो हमें काफी चीजें क्लियर हो जाती है। तो क्लास क्लोरोफाइसी का सदस्य है, यानी ग्रीन एल्गी कहलाता है, हरित शैवाल कहलाता है। ठीक है, यानी ये ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आते हैं। ऑर्डर इनका वाल्वोकेल्स है,
ध्यान में रखना, ऑर्डर जो है वाल्वोकेल्स है, फैमिली क्लमाइडोमोनाडिएसी है, क्लमाइडोमोनाडिएसी है, इसकी फैमिली है। फिर दूसरा हमारा पॉइंट्स आता है ऑकरेंस, ये पाए कहाँ जाते हैं। ऑकरेंस का मतलब होता है प्राप्ति स्थान, हिंदी में बोलते हैं प्राप्ति प्राप्ति स्थान। ये पाए कहाँ जाते हैं या इनका आवास कहाँ होता है, तो कहता है फाउंड पॉन्ड्स, ये तालाबों में पाए जाते हैं। एक्चुअली में यहां हम शब्द लिखेंगे फाउंड इन फ्रेश वाटर, कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ क्या है, नॉन सॉल्टी वाटर से है, नॉन सॉल्टी वाटर से है, यानी ऐसा ऐसा जल जिसमें नमक की मात्रा ना के बराबर होती है। एक्चुअली में जो वाटर है, ध्यान में रखना, एक्चुअली में जो हम लोग बायोलॉजी में वाटर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जल जो पढ़ते हैं वो यहाँ दो तरह का पढ़ते हैं। एक हम लोग फ्रेश वाटर पढ़ते हैं, फ्रेश वाटर, और दूसरा हम लोग मैरीन वाटर पढ़ते हैं, मैरीन वाटर। यानी ऐसा जल, फ्रेश वाटर क्या होता है, नॉन सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर, ऐसा जल जिसमें नमक की मात्रा या साल्ट की मात्रा ना के बराबर हो, यानी मीठा जल हो पीने में। और मैरीन वाटर का मतलब होता है साल्टी वाटर, साल्टी वाटर, जैसे समुद्र का जल, खारा जल, ठीक है, मीठा जल और खारा जल। तो यहाँ इस तरह के दो भागों में हम पानी को विभेदित कर रखते हैं। तो आक्रेंस तो पता चला कि क्लमाइडोमोनास पाया कहा जाता है, तो पहले ही शब्दों में हम कहेंगे कि क्लमाइडोमोनास फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर का मतलब क्या है, तो फ्रेश वाटर का मतलब ऐसा जल जो पीने योग्य हो, पीने योग्य का मतलब मिनरल वाटर से नहीं है, नॉन सॉल्टी वाटर हो, यानी नमक रहित जो जल है वो फ्रेश वाटर में आता है। और फ्रेश वाटर में किसका जल आता है, जैसे तालाब का पानी, नदी का पानी, झरने का पानी, और कुएं का पानी, और नाली का पानी, गड्ढे का पानी, ये सब फ्रेश वाटर के अंतर्गत आते हैं और बायोलॉजी में। तो ये फ्रेश वाटर है, तो ये कहाँ पाया जाता है, फाउंडिंग पॉन्ड्स, यानी ये तालाब में पाया जाता है, लेक्स झील में पाया जाता है, या टैंक्स, जो मान लेते हैं कोई गड्ढा खुदा हुआ है, बरसात का पानी वहां एकत्रित हो गया है तो वहां भी पाए जाते हैं। रिच नाइट्रोजिनस मैटर, ये ऐसे स्थानों पर अधिकता में पाए जाते हैं या ऐसे जल में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे जहां नाइट्रोजन रिच मैटर हो, यानी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हो, अर्थात जहां पदार्थ सड़े ज्यादा हो, यानी पत्तियां सड़ रही हों, और ऐसे कार्बनिक पदार्थ ज्यादा हो, नाइट्रोजन ज्यादा हो, हाँ हाँ, अमीनो एसिड वगैरह ज्यादा हो, तो वहां ये ज्यादा पाए जाएंगे। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन इस असर्शन पे या रीजन के बेस पर पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि क्लमाइडोमोनास के लिए सबसे फेवरेट फ्रेश वाटर कौन सा होगा, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो या जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो, नाइट्रोजन ना पाया जा रहा हो, या इनमें से सब। तो आंसर होगा जो जहां नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी वहीं क्लमाइडोमोनास पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि तालाब में पाए जा रहे हैं, झील में पाए जा रहे हैं, टैंक्स जो गड्ढे आदि में पाए जाते हैं। इन्हीं के कारण कभी कभी देखा होगा कि गर्मियों में जो तालाब है, तालाब का पानी हमें हरा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे पानी हरा हो गया हो। एक्चुअली में क्लमाइडोमोनास ही ज्यादा पाए जाते हैं तो हरा दिखाई देता है। फिर हमने लिखा है सिंपलेस्ट फ्रेश वाटर एल्गी है, ये साधारण प्रकार का स्वच्छ में जल में पाए जाने वाला एल्गी है। सम स्पीसीज फाउंड द अनयूजुअल हैबिटाट, कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो अनयूजुअल हैबिटाट में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में कई बार बन चुका है कि अनयूजुअल हैबिटाट से, तो इसकी ऐसी जातियां होती हैं कि जहां सामान्य जीवन संभव नहीं है, इसकी वहां भी जातियां पाई जाती है जहां सामान्य जीवन संभव नहीं है। इसकी एक जाति है क्लमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस, क्लमाइडोमोनास ये जीनस है, क्लमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस जो जाति है, ग्रो ऑन द स्नो, ये किस पर उगती है, तो ये एक्चुअली में बर्फ पे पाई जाती है। देखिए बर्फ में वैसे जनरली क्या होता है, हम लोग यही मानते हैं ना कि जहां बर्फ है वहां जीवन नष्ट हो जाता है ठंडे की वजह से, तो ये वहां भी पाई जाती है बर्फ में। कवर्ड माउंटेन, पूरे बर्फ के पहाड़ को कवर कर देता, ऑफ इलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ द यूएसए, ये पूरे के पूरे एलोस्टोनेंसिस जो जाति है ये पहाड़ों पर ग्रो करता है और उसको पहाड़ को कवर कर देता है। जैसे उसने उसका एग्जांपल बताया कि इसका एग्जांपल कहाँ पाया जा रहा है, तो एलोस्टोन नेशनल पार्क जो यूएसए में है वहां एक पूरा का पूरे पहाड़ पर ये देखने को मिलता है। तो अनयूजुअल हैबिटाट है, जनरली पानी में पाया जाता है, मगर
एक ऐसा भी हैबिटाट है जहां सामान्य जीवन संभव नहीं, वहां भी ये पाया जाता है। तो एलोस्टोनेंसिस कहाँ आपसे पूछेगा, एलोस्टोन नेशनल पार्क जो है, एलोस्टोन, यहाँ से एलोस्टोन नेशनल पार्क जो यूएसए में है, वहां के पर्वत में कौन सा एल्गी पाया जाता है? आपका आंसर होगा कि क्लमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, इसी प्रकार इसकी कुछ जातियां हैं, जैसे कि क्लमाइडोमोनास एरेनबर्गाई और क्लमाइडोमोनास हैलोफिला। एक्चुअली में अभी हमने कहा कि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, अभी ये हमने आपसे कहा था ना। लेकिन यहां एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? यानी अपवाद है। अपवाद बहुत पूछता है, ध्यान में रखना। ये एरनबर्गहाई और हेलोफिला जो दोनों जातियां सैलीन वाटर में पाई जाती हैं, यानी खारे जल में पाई जाती हैं, खारे जल में पाई जाती। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्लमाइडोमोनास की वह कौन सी जातियां हैं, या 4 5 6 जातियां दे देगा और आपसे पूछेगा कि क्लमाइडोमोनास की वह कौन सी जाति है जो खारे जल में पाई जाती है या सैलाइन वाटर में पाई जाती है। तो आंसर होगा क्लमाइडोमोनास एरेनबर्गाई और क्लमाइडोमोनास हैलोफिला। ये दो ऐसी जातियां हैं जो खारे जल में पाई जाती, खारे झील में पाई जाती हैं, या पूछ सकते हैं खारे समुद्र वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं, एरेनबर्गाई और हैलोफिला। ठीक है, तो ये ऐसे थे जो थोड़े से क्रिटिकल थे। इसके अलावा हमने आपको इसकी कई सारी जातियां बताई थी कि कौन सा पहाड़ किस रंग का कर देती हैं। तो ये जब हमने जनरल कैरेक्टर विशेष हैबिटाट पढ़ाए थे, तो ये सारे हमने इसकी जातियों का वर्णन किया था, और वहां से क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। तो अब चूंकि एक ही क्लास में पिछला डाटा नहीं डिस्कस कर सकते हैं, आप जाएंगे तो जब हमने जनरल कैरेक्टर पढ़ाया तो उसमें जो हैबिटाट पढ़ाया तो वहां हमने बताया था एक्सेप्शनल केस में कि इसकी कौन कौन सी जाति कहाँ पाई जाती, कैसे पहाड़, रेड पहाड़ में कौन सी पाई जाती है और ग्रीन पहाड़ में कौन सी पाई जाती है, सारा बताया। अब इसका आता है संरचना। इसकी संरचना कैसी होती है? तो यहाँ अगर हम देख लेंगे इसके पिक्चर को, ये मीटर वाला बनाया है, ये अगर इसकी संरचना देखेंगे, और यदि हम बनाना चाहें तो इसकी संरचना बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इस तरह से कैसा होता है, ओवल शेप्ड होता है, अंडे के आकार का होता है, और ऐसे, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं, और ये दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। हम ऐसे रफली बना देंगे, वहां समझा देंगे। और ये यहाँ अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ये, और क्लोरोप्लास्ट इसका यू के आकार का होता है, कप शेप्ड होता है, यू के आकार का ये कप शेप्ड होता है, और ये इसमें बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है, और ये रफली चित्र बनाए दे रहे हैं, और ये इसमें पायरीनोइड पाया जाता है, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो हम इसके नामकरण करेंगे, तो ये हमारे हैं फ्लैजिला, और ये हमारा है कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, जो कि दो पाई जाती हैं। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये हमारे पायरीनोइड है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, और कुछ बचा? हाँ, यही मेन है। और ये जो जहां से ये फ्लैजिला निकलते हैं इसको ब्लिफेरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, या ब्रेसल ग्रेन्यूल बोल सकते हैं, बेसल ग्रेन्यूल। ये चलो, ये हमारा एक मैंने रफली फटाफट आपको डायग्राम बना दिया क्लमाइडोमोनास का। तो यहाँ क्लमाइडोमोनास हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये यूनिसेलुलर है। कैसा है? यूनिसेलुलर है, यानी एक कोशिकी है। कितना कोशिका है? सिर्फ एक, तो यानी सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल है, एक कोशिकी है। ठीक है, इसमें क्या पाया जा रहा है? तो ये बाइफ्लैजिलेट होता है, यहां से ही लिख लेंगे फ्लैजिलेट, यानी कितने फ्लैजिला पाया जा रहा है, कितनी कशाभिकाएं पाई जा रही हैं? तो दो, यानी टू फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्लैजिला के नीचे ठीक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। क्या होता है? वैक्यूल होता है। इसका ये वाला जो एंटीरियर पार्ट है इसे हम एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, और इसे हम पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पार्ट के नाम से, पश्च भाग और अग्रभाग। अब हम चलेंगे अपने नोट्स पर, तो ये आप देखेंगे, तो ये हमें दो फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं यहाँ,
यहाँ इसी से हम आपको डिफाइन करा देंगे। यहाँ हमें ये देख रहे हैं 2 फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं और ये जो उभरा हुआ अभी हमने आपको ऐसे बनाया था, तो जो उभरा हुआ भाग है इसे एपिकल पैपिला के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जो इसका अग्र नुकीला भाग होता है उसे किसके नाम जानते हैं? एपिकल पैपिला के नाम से जानते हैं। और ये जो जहां से फ्लैजिला निकल रहे हैं, ध्यान में रखना, जहां से फ्लैजिला निकल रहे हैं उन स्थानों को हम ब्लिफेरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमने बताया था, ये और ये बेसल ग्रेन्यूल या ब्लिफेरोप्लास्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और ये दो जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। तो हमने ये जो दो बनाई थी ये दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और यहाँ आई स्पॉट पाया जाता है। इसको कलर चेंज कर लें तो यहाँ आप लिख लेंगे कि यहाँ क्या पाया जा रहा है। तो यहाँ ये एक आई स्पॉट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आई स्पॉट देखने को मिलता है। ये आई स्पॉट पाया जा रहा है। तो हम वहां एक्चुअली में हमने इसलिए उसको बना के रखा था जिससे हम प्रॉपर समझा सके। ये आई स्पॉट देखने को मिलता है। आई स्पॉट संवेदी होता है। मैं अभी इसको सब कुछ डिस्क्राइब करूंगा, पिक्चर पहले समझ लेते हैं। तो अगर पिक्चर हमें समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन जब हम आंसर आपको देंगे या उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन तो दिक्कत नहीं होगी। और ये वॉलिट्यूल ग्रेन्यूल पाए जा रहे हैं। ये इसका कोशिका द्रव्य है और ये इसका केंद्रक है। ये जो है ये पायरीनॉइड है और ये सेल वॉल है और ये संरचना आप देख रहे हैं। अब चलते हैं अपने यहाँ स्ट्रक्चर पे। तो अभी हमने बताया ये कैसे होता है, तो यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? तो ये प्राय यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका वाला होता है, एक कोशिका वाला। एंड मोटाइल है। मोटाइल का मतलब है कि ये चल सकता है। चल इसलिए सकता है क्योंकि इसके अग्रभाग पर दो फ्लैजिला है। ये पानी पर आराम से फ्लैजिला के माध्यम से मूव करेगा और तैरेगा, क्योंकि जल में पाया जा रहा है। वही लिखा है। बाई फ्लैजिलेट होता है यानी दो कसाबिकाओं वाला होता है, जो कि मैंने पिक्चर के साथ आपको बताया था। स्फेरिकल होता है यानी कैसा होता है? गोल होता है, स्फेरिकल। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ये पॉइंट जो है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, इसको स्टार लगाएंगे। ये टीजीटी और पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉमन क्वेश्चन है। अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा सवाल है जिसका क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड होता है। अब हम चलेंगे इस पे। तो आप अगर यहां देखेंगे तो इसका क्लोरोप्लास्ट हमने इस तरीके से बनाया है। ये तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? कप के अगर यहाँ डंठल लगा दें, चाय पीने वाला कप, तो ये डंठल अगर लगा दें जो हाथ से पकड़ के चाय, तो कैसा दिखाई दे? कप शेप। तो इसका क्लोरोप्लास्ट खास कैरेक्टर है कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप होता है। कैसा होता है? कप शेप्ड होता है, कप के आकार का होता है, खास कैरेक्टर है। और ये सबसे ज्यादा चलन में क्वेश्चन रहता है। तो आप लिखेंगे कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किसका पाया जाता है? आपका आंसर होगा कि कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो क्लमाइडोमोनास का पाया जाता है। टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं, जो कि मैंने पिक्चर में आपको यहां दिखाया था। दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जिन्हें कुंचनशील रिक्तिका बोलते हैं। ये क्या करती हैं? ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। इनका काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब समझ लीजिएगा, परासरण नियंत्रण, परासरण नियंत्रण करना। एक्चुअली में जल में रह रहा है तो इसकी बॉडी में जल आ रहा है। अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं है, देखिए जब हम प्रोटोजोआ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? प्रोटोजोआ जब पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, कुंचनशील रिक्तिकाएं। तो जितना पानी उसके अंदर एक्स्ट्रा आता है ये शरीर से बाहर निकालती रहती है, इसीलिए फटता नहीं है। अगर ये पानी शरीर से बाहर नहीं निकालेंगी तो फट जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि इसमें जल का नियंत्रण कौन करता है, परासरण नियंत्रण कौन करता है? तो आंसर होगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। संख्या कितनी होती है? दो, जो कहां पाई जाती है? इंटीरियर पार्ट के अगले वाले हिस्से में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आई स्पॉट एंड स्टिग्मा प्रेजेंट। इसमें आई स्पॉट और स्टिग्मा पाया जाता है। ध्यान में रखना क्या पाया जाता है? आई स्पॉट और स्टिग्मा पाया जाता है। इसकी एक जाति है, ये स्पेशल है, नोट करके रखिएगा। क्लमाइडोमोनास प्लूरी स्टिग्मा। क्या है? क्लमाइडोमोनास प्लूरी स्टिग्मा। इसमें जनरली क्या होता है? एक स्टिग्मा और आई स्पॉट केवल एक पाया जाता है। लेकिन ये जो जाति है
प्ल्यूरी का मतलब होता है प्लूरल, बहु। तो नाम से ही पता चलता है, अगर एग्जाम में आ जाए और आपको याद ना रहे, भाई देव आपको याद, बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है, ठीक है, तो यहाँ याद रखना जब कहीं दिया रहे प्ल्यूरी, प्ल्यूरी का मतलब प्लूरल, प्लूरल माने होता है बहुवचन होता है ना, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल पढ़े ना, प्लूरल, तो ऐसे याद रखिएगा। क्लमाइडोमोनास प्लूरी स्टिग्मा का मतलब क्या हुआ कि इसमें स्टिग्मा एक से अधिक पाए जाएंगे। तो प्लूरी स्टिग्मा ऐसा है जिसमें 2 से 3 आई स्पॉट पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका में, यानी एक क्लमाइडोमोनास में 2 से 3 आई स्पॉट पाए जाते हैं। केवल किस जाति में? प्लूरी स्टिग्मा में। जनरली आई स्पॉट एक पाया जाता है, मगर इसमें आई स्पॉट 2 से अधिक पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे वह क्लमाइडोमोनास की जाति कौन है, या वह जाति कौन है जिसमें एक से अधिक आई स्पॉट पाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे प्लूरी स्टिग्मा, ध्यान में रखना। तो इसको अब स्टार लगाया है, यानी इंपॉर्टेंट है। जो जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा मैं स्टार लगाता चलूंगा, ठीक है। अच्छा, यहां फिर पूछा है कि फ्लैजला विप्लास टाइप होते हैं। इनके फ्लैजला विप्लास का मतलब समझ लीजिएगा। विप्लास देखिए 2 प्रकार के फ्लैजला होते हैं। अगर हम फ्लैजला की बात करेंगे तो फ्लैजला 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है विप्लास फ्लैजला और एक होता है टिंसल, टिंसल फ्लैजला, याद रखिएगा। विप्लास फ्लैजला क्या होता है? वह फ्लैजला इस तरह का जो बिल्कुल कोड़े की तरह हो, इस तरह से मोटा और कोड़े के आकार का हो, तो ये विप्लास कहलाता है। विप्लास, स्पेलिंग गलत है विप्लास की, टी बनेगा इस जगह, विप लास्ट फ्लैजिला, ठीक है, विप लास्ट फ्लैजिला। टिंसल क्या होता है? टिंसल फ्लैजिला में, जो ये टिंसल फ्लैजिला होता है, इसमें हल्के हल्के रोए होते हैं, इस तरह के हल्के हल्के मैस्टिगोनिम्स, इस तरह के और रोए होते हैं। तो इस क्लास के फ्लैजिला को हम टिंसल फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंसल फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखना, फ्लैजिला कितने प्रकार के होते हैं? कितने? 2। कौन कौन? विप्लास, जिसे हम कोड़े के आकार का, जो कोड़ा खेलते हैं ना बच्चे मारने वाला, वो। और दूसरा होता है टिंसल फ्लैजला। टिंसल फ्लैजला क्या होता है? इसमें मैस्टिगोनिम्स नाम के पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, तो उसे हम टिंसल फ्लैजला के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन सा पाया जा रहा है? तो हमने लिखा है इसमें विपलास फ्लैजला पाया जा रहा है। कौन सा? विपलास, जो कि कोड़े के आकार का है। टाइप एंड एसोसिएटेड विद न्यूरोमोटर ऑपरेटस। ये क्वेश्चन न्यूरोमोटर ऑपरेटस वाला, ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या पाया जाता है। ये पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि न्यूरोमोटर ऑपरेटस किसमें देखने को मिलता है। तो न्यूरोमोटर जो ऑपरेटस है वो प्राय हमें कहाँ देखने को मिलता है? न्यूरोमोटर ऑपरेटस हमें देखने को कहाँ मिलता है? तो न्यूरोमोटर ऑपरेटस हमें देखने को मिलता है, मैं बताऊंगा डिटेल में, क्लमाइडोमोनास में। ध्यान में रखना, एक्चुअली ये फ्लैजिला कंट्रोल कैसे होंगे? जैसे हमारे लोगों का हाथ है, मसल्स हैं, कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। तो इनका जो फ्लैजिला है कि कब फ्लैजिला चलेंगे, कैसे ये तैरेंगे, तो कौन कंट्रोल करता है? तो न्यूरोमोटर ऑपरेटस पाया जाता है जो कंट्रोल करता है। 2021 में पीजी के लिए क्वेश्चन बना था। क्लोरोप्लास्ट हैज ए सिंगल पायरिनोइड। क्लोरोप्लास्ट जो है, एक क्लोरोप्लास्ट में एक सिंगल पायरिनोइड। अच्छा, न्यूरोमोटर ऑपरेटस देख लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। ये न्यूरोमोटर ऑपरेटस है भाई, तो उसी को कंटिन्यू, न्यूरोमोटर ऑपरेटस है। जब हम न्यूरोमोटर ऑपरेटस को देखते हैं तो अगर एक चित्र बनाएंगे तो ये केंद्रक है। केंद्रक में ये जो संरचना है सेंट्रोसोम कहलाती है, और ये दोनों के दोनों हमारे ब्लिफेरोप्लास्ट है। और इनसे ये ऐसे समझ लो, ये कंडीशन, ये पिक्चर है। तो ये हमारी ब्लिफेरोप्लास्ट है, ये क्या है? हमारी ब्लिफेरोप्लास्ट है, ब्लिफेरोप्लास्ट है, ब्लिफेरोप्लास्ट, ठीक है, ब्लिफेरोप्लास्ट है ये एक ब्लिफेरोप्लास्ट, दो इनसे फ्लैजिला निकले। ये दोनों ब्लिफेरोप्लास्ट पैराडेस्मोस के द्वारा आपस में चिपके रहते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? पैराडेस्मोस। और ये वाली क्या कहलाती? ये वाली, तो इसको हम बोलते हैं राइजोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट। एक चीज समझ में आई? तो ये अगर पिक्चर देखेंगे तो देखेंगे दोनों फ्लैजिला हैं। तो ये वाली जो संरचना है, कलर कोई दूसरा ले, ये ले, ये वाली जो संरचना है ये हमारी है ब्लिफेरोप्लास्ट। क्या है?
ब्लीफेरोप्लास्ट। दोनों ब्लिफेरोप्लास्ट एक लाइन के द्वारा आपस में जुड़ी है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पैराडेस्मोस के नाम से जानते हैं। अब इस पैराडेस्मोस से एक नर्व टाइप की संरचना निकलती है और जो सेंट्रोसोम में आकर मिलती है, ये केंद्रक से जुड़ी रहती है, सेंट्रोसोम से मिलती है, और इसको बोलते हैं, इस संरचना को, पतली जो नर्व से निकली है उसको बोलते हैं राइजोप्लास्ट। तो क्या बोलते हैं, राइजोप्लास्ट। तो न्यूरोमोटर में कौन कौन संरचना पाई जाती है, तो ब्लिफेरोप्लास्ट, पैराडेस्मुस और राइजोप्लास्ट। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि जो न्यूरोमोटर ऑपरेटस होता है, न्यूरोमोटर ऑपरेटस किसका, तो न्यूरोमोटर जो ऑपरेटस होता है किसका, क्लमाइडोमोनास का। क्या करता है, तो ये फ्लैजिला की गति को कंट्रोल करता है। किससे मिलकर बना होता है, तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है, ब्लिफेरोप्लास्ट, पैराडेस्मोस और राइजो। तो हमने बता भी दिया, ये हमारे दो ब्लिफेरोप्लास्ट, ये हमारा हो गया पैराडेस्मोस, तो ये हमारे फ्लैजिला निकले हैं, ये एक जो निकली है ये हो गया राइजोप्लास्ट, और ये सेंट्रोसोम से मिली है, और ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये कंडीशंस है, तो ये आप देखिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये पैरा न्यूरोमोटर ऑपरेटस तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है, यह फ्लैजिला की गति को कंट्रोल करते हैं, कब चलना है कब नहीं चलना है। ठीक है, चलिए फिर हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट हैज ए सिंगल पायरिनॉइड। जनरली क्लोरोप्लास्ट में एक पायरिनॉइड पाया जाता है, जो कि हमने पिक्चर में आपको यहाँ दिखाया था। कितना पायरिनॉइड पाया जा रहा है, तो जनरली सिंगल पायरिनॉइड पाया जाता है। अगर हम पायरिनॉइड की बात करेंगे, पायरिनॉइड की अगर बात करेंगे तो कितना पाया जाता है, सिंगल पाया जाता है, एक पायरिनॉइड पाया जाता है। इसकी जो कोर होती है, ये इसको बोलते हैं कोर, और कोर के बाद इसके चारों ओर इस तरह के ये संरचना पाई जाती है। अब हम चलते हैं, तो कहता है सेंट्रल प्रोटीन होता है, यानी बीच में इस तरह का कोर होता है, और जो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का, और कोर सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट। और इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, तो इसके चारों ओर स्टार्च प्लेट, इस तरह से एक प्लेट पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, स्टार्च की बनी होती है। इसका फंक्शन क्या है, स्टार्च सिंथेसिस। इस पायरिनॉइड का कार्य क्या है, स्टार्च सिंथेसिस। यहाँ लगाएंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी। असिस्टेंट प्रोफेसर में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पायरिनॉइड का केंद्रीय भाग किसका बना होता है, द पायरिनॉइड सेंट्रल पार्ट मेड बाय या मेक बाय, किससे बना होता है, तो पायरिनॉइड का केंद्रीय भाग जो बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है। फिर क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका केंद्रीय भाग किसके द्वारा घिरा रहता है, तो स्टार्च के द्वारा घिरा रहता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि इस पायरिनॉइड का मुख्यतः कार्य क्या है, तो आंसर होगा इसका मुख्य कार्य है स्टार्च का निर्माण करना या स्टार्च की सिंथेसिस करना। तो हमें पायरिनॉइड पता चल गया। अब आता है इसकी सेल वॉल, जो बाहर की भित्ति होती है उसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कोशिका भित्ति। किसकी बनी होती है, जनरली सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन रिच इन हाइड्रोक्सी पोरोलीन आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। एक्चुअली में इसकी कोशिका भित्ति किसकी, क्लमाइडोमोनास की जो कोशिका भित्ति है, कहाँ, यहाँ चलेंगे। अगर हम बात करेंगे क्लमाइडोमोनास की कोशिका भित्ति की, ये बाहर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी है, तो ये कहता है सेल्यूलोज की बनी है, सेल्यूलोज की बनी है। किसकी बनी है, सेल्यूलोज। और इसमें एक्स्ट्रा क्या पाया जा रहा है, इसके सेल्यूलोज में खास बात क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है जो अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा हाइड्रोक्सोपोरेलिन, इसको स्टार लगा लेंगे, पूछेगा कि हाइड्रोक्सी पोरेलाइन जो है ये किसके सेल वॉल में पाई जाती है, तो हम लिखेंगे ये किसकी पाई जाती है, क्लमाइडोमोनास की। मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का मुख्य कंपोनेंट्स है। न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स हमने आपको पहले बता दिया है। फिर आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब हो गया पोषण। ये भोजन कैसे करते हैं, तो ये फोटोट्रॉप्स होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। चूंकि इनमें क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और कैसा पाया जाता है, कप शेप्ड पाया जाता है, कप शेप्ड पाया जाता है।
इसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन, जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं वैसे ही अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन लेकिन ये एक याद रखना, एक इसकी जाति है क्लमाइडोमोनास डायसोमस। जो क्लमाइडोमोनास डायसोम्स है, ये जाति है फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉप्स होती है। फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉप्स होती है, यदि इसको प्रकाश नहीं मिल रहा है तो ये दूसरे माध्यमों से भोजन लेना शुरू कर देती है। तो आपसे पूछेगा कि वह जाति कौन है जो फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉप्स होती है, तो आप लिखेंगे क्लमाइडोमोनास डायसोस्मोस जो है, ये एक ऐसी जाति है जो फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉप्स होती है, ध्यान ना, और बाकी सारी ऑटोट्रॉप्स होती है। उसके बाद सीधे हम लोग प्रवेश करते हैं इसके जनन में। तो अभी हम लोगों ने इसका क्या क्या पढ़ा, तो हमने इसका जो अध्ययन किया वो हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन, इसका आक्रेंस कहाँ पाया जाता, तो अभी हमने बताया कि ये तालाबों में पाया जा रहा है, कहाँ पाया जा रहा है, नॉन साल्टी वाटर में पाया जा रहा है। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर अध्ययन किया और हमने बताया कि इससे 2-3 बार टीजीटी पीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुके हैं। फिर इसका आता है रिप्रोडक्शन, जनन। जनन क्या होता है, तो इसमें जनन जो होता है ए सेक्सुअल प्रकार और सेक्सुअल दोनों होता है। ए सेक्सुअल को अलैंगिक जनन के नाम से, अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। अलैंगिक जनन किससे होता है, बाई जूस्पोर, हिंदी में बोलते हैं चल बीजाणु द्वारा, और अप्लाइनोस्पोर इसको हिंदी में बोलते हैं अचल बीजाणु द्वारा, और हिप्नोस्पोर के द्वारा, और पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज पीजीटी में 2 बार क्वेश्चन बन चुका है। 2021 में क्वेश्चन रखा था पाल्मेला स्टेज से, ठीक है, कि पाल्मेला स्टेज किस में पाई जाती है, तो आंसर था क्लमाइडोमोनास में पाई जाती है, सिंपल सा आंसर था। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा वही तो कर पाएंगे। तो बाई जूस्पोर, बाई एप्लाइनोस्पोर, बाई हिप्नोस्पोर, बाई पाल्मेला स्टेज। अब इन सब के बारे में हम लोग प्रॉपर जान लेते हैं। हमने पिक्चर लगा के रखे हैं, हमने पिक्चर इसलिए लगा के रखे हैं जिससे हमें हाथ से पिक्चर ना बनाने पड़े। एक्चुअली में हाथ से बनाते समय काफी टाइम टूटता है और हम लोगों के पास इतना समय नहीं है। और हमारा जैसे कि पहले से वादा है कि जो सफलता बैच हमने नया शुरू किया है, जैसे ही टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के कम से कम 15 दिन पहले मैं हर हाल में आपको कोर्स कंप्लीट करके दूंगा। और कोर्स कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस भगा भगा के कोर्स करना और सिर्फ बेवकूफ बनाना। आप जो हमारे मित्र टीजीटी पीजीटी का बैच लिए थे, चाहे वो लक्ष्य लिए हो, सफलता, आप टीजीटी का पेपर उठा लो, पीजीटी का उठा लो, 99% मैटर ऐसा है कि क्वेश्चन बिल्कुल फंसे हैं। ऐसा नहीं कि ना, मतलब पूरा का पूरा नोट से पढ़ा 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के। बस अंतर ये था कि जो पीजीटी का जो पेपर आया था, ध्यान में रखना, जो पीजीटी का पेपर आया था, ये किसका, यूपी पीजीटी जीआईसी का, ये यूपी पीजीटी का जो क्वेश्चन आया था, इन्होंने क्वेश्चन को इस बार जैसे कि ये देख रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड कर दिया, क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड कर दिया है। कहाँ चला गया, ये स्टेटमेंट बेस्ड कर दिया। अब क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड करने का मतलब समझ रहे हो, अब आपको थ्योरी में अच्छी खासी पकड़ हो तभी कर सकते हैं। अब आपने बिल्कुल हवाई में पढ़ के गए, अब इसमें आपको यदि पूरी प्रोफाइल का ज्ञान नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल इस तरह के उन्होंने इस बार क्वेश्चन बनाए थे, देख रहे हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन इस तरह के बनाए थे। बहुकोश की विभेदन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बनाए थे, समझ लो, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बताए थे। स्केलियोडॉन तैरने में अग्रसर शरीर पार्श्वी तरंगों के द्वारा, अभी स्केलियोडॉन पढ़ाया है हमने, पूरा सब कुछ पढ़ाया है, मगर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ, वन लाइनर नहीं, अब आपको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसी कारण से ये जैसे ही सेम प्रश्नों में जैसे कि दिया है, इसी कारण मुझे मजबूरी में एक प्रैक्टिस सेट चालू करना पड़ा, क्योंकि हम जितना अच्छा पढ़ा लें, पूरा हम मानते हैं कि पूरा का पूरा पेपर डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की क्लासों से फंसा है, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि डाटा कैसे नोट से निकालना है। तो उसके लिए मैंने मजबूरी में मंत्रा प्रैक्टिस सेट चालू किया, जिसमें अभिकथन कारण विश्लेषणात्मक मिलान वाले प्रश्न, पीजीटी और टीजीटी का जो न्यू ट्रेंड क्वेश्चन बने एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के जो न्यू ट्रेंड क्वेश्चन बने, उसके अनुसार मुझे नई सीरीज लानी पड़ी। और इसका कारण है, एक एक को लिए हम लगभग 2-2, ढाई-ढाई
दिन तक हमें लगता है, तब एक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन तैयार हो पाते हैं। इतने एनालिटिकल, मैचिंग, एसर्शन, रीजन, इस तरह के क्वेश्चन पूरे कराने पड़ते हैं, तो काफी मेहनत लग रही है। और पूरे सिलेबस के हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे मतलब आपका ये समझ लो कि कहीं भी आपका नुकसान ना हो पाए। बिल्कुल इस तरह से हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं कि कहीं भी आपका नुकसान 1% ना हो। जैसे कि देखिए, आप अगर देख रहे होंगे, तो जो लोग देख रहे हैं, देखिए अभी आज ही हमने प्रैक्टिस प्लांट फैमिली का रेननकुलेसी, क्रूसीफेरी, पाइपाविरेसी, कैरियोफिलेसी, लेग्यूमिनेसी, ये 6:30 बजे से आज ये ऑनलाइन है। टैक्सोनॉमी और प्लांट एनाटॉमी, रूट, स्टेम, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, देखिए एल्गी, एल्गी, मतलब बिल्कुल उसी फॉर्मेट में दिया है। अगर इन टेस्टों को हम देखेंगे तो मैं दिखा इसलिए रहा हूं कि आप जो लोग मित्र हम लिए हैं, तो क्यों जरूरी है। देखिए ये लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेनकुलेशन। अब उसने दो ऑप्शन दिए हैं, अब आपको सही करना है, और जो सही हो और आप यहाँ टिक करते जाएंगे। मान लो बी सही है, सी जो सही है करते जाएंगे। अब देखिए, ये सर्सन और रीजन दिया है हमने, इस तरह के क्वेश्चन दिए हमने। मैचिंग लिस्ट बिल्कुल सेम टीजीटी पीजीटी की तरह मैचिंग लिस्ट दे के रखी है हमने। देखिएगा पूरा, कंसीडर द स्टेटमेंट रेनन कुलेशी, बिल्कुल इस तरह से देख रहे हैं। एनीमोन, पूरी ये फैमिली के क्वेश्चन आज ही आए हैं। तो जो आप क्वेश्चन करेंगे वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में, उसी तरह हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, जिससे आपको करने में दिक्कत ना हो और आप ट्रेंड हो उसके लिए। ठीक है, इसलिए तो आप इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ सकते हैं, मगर अगर प्रैक्टिस नहीं क्वेश्चन की होगी तो बहुत बेहतर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। चलिए, अब आता है बाई जूस्पोर। हम अलैंगिक जन्म जो बता रहे हैं वो बाई जूस्पोर बता रहे हैं, जूस्पोर के द्वारा, यानी हिंदी में अगर लिखेंगे तो चल बीजाणु द्वारा, बीजाणु द्वारा। ठीक है, ये कब होता है? अंडर फेवरेबल कंडीशन। इसको टिक करेंगे, बोलता है क्वेश्चन पूछ देता टीजीटी पीजीटी में कि जूस्पोर का निर्माण कब होता है, तो आपका आंसर, जूस्पोर का निर्माण फेवरेबल कंडीशन में होता है। कब होता है? फेवरेबल कंडीशन में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। फिर कहता है यूजुअली ड्यूरिंग नाइट। ये कब बनते हैं जूस्पोर? तो रात में बनते हैं। प्रोड्यूसिंग जूस्पोर आफ्टर 24 आवर्स, मतलब जैसे ही नया मतलब क्लमाइडोमोनास बना, उसके 24 घंटे बाद नया वो जूस पोर बनाने लायक हो जाता है। मतलब जैसे बना 24 घंटे बाद वो पिता बनने लायक हो गया। थर्स ए सिंगल सेल मैनी प्रोड्यूस एज मैनी, कितने? तो कहता है लगभग 2 लाख डाटर विद इन ए वीक। एक जो क्लमाइडोमोनास है और वो लगभग 2 लाख डाटर सेल को बनाता है, यानी 2 लाख छोटे छोटे जूस पोर बना सकता है। 2 लाख एक सप्ताह में, 2 लाख। Sometime juice spore fail to escape from the gelatinous parent wall and this stage known as the palmilla। यदि मान लेते हैं किसी कारणवश जूस पोर नहीं बने तो वो पाल्मिला स्टेज में बदल जाता है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे, एक बार सरलता समझ लीजिए, अनुकूल परिस्थितियां यानी पर्याप्त भोजन है, पर्याप्त टेम्परेचर है, सब कुछ इनके अनुकूल है। पानी में ये है, ये एक क्लमाइडोमोनास है। ये क्या है? क्लमाइडोमोनास है। अब ये क्लमाइडोमोनास क्या करेगा? अपने दोनों फ्लैजला को छोड़ देगा। बस ध्यान से हमारी कहानी को सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, ना आए तो हमें बताइएगा। इसने क्या किया? अपने फ्लैजला को छोड़ दिया। इस वाले चित्र में आएंगे, इसने अपने फ्लैजला को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इसमें विभाजन होगा। विभाजन होने के बाद इसमें कोशिक केंद्रक 2 भागों में विभाजित होगा और इसका जीव द्रव्य भी 2 भागों में विभाजित हो गया। तो देखिएगा, इसका जीव द्रव्य 2 भागों में विभाजित हो गया। फिर इसमें डिवीजन हुआ तो 2 से 4 हो गए। फिर विभाजन हुआ, 4 से 8 हो गए। फिर ये जो जीव द्रव्य है अपने चारों ओर एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन को, सॉरी, अपने चारों ओर सेल वॉल को स्रावित करते हैं और प्रत्येक से 2-2 फ्लैजला निकल आते हैं। अब ये कहलाती है जूस्पोरेंजियम। क्या कहलाती है? जूस्पोरेंजियम, जूस्पोर को धारण करने वाली धानी। अब ये फट जाता है और जो जूस्पोर बने थे ये सब आकर पानी में बाहर तैरने लगते हैं और मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद नए क्लोमाइडोमोनास में बन जाते हैं। तो ये
लगातार प्रोसेस चलती रहती है। और यदि आपको लगता है कि सर चित्र बना दे तो अब सर आपको बिल्कुल रफली चित्र बनाएंगे जिससे आपको टाइम ना लगे। तो देखिएगा ये हमारा क्लमाइडोमोनास है। मैं ग्रीन बनाए, चूंकि ये ग्रीन होते हैं तो ग्रीन बना। चलो देखो मैं बिल्कुल जरा सा ये देखिए क्लमाइडोमोनास है ये, और इसमें ये फटाफट इसको ऐसे कुछ सेकंड में बनाएंगे। ये क्लमाइडोमोनास है, ये अपने फ्लैजला को त्याग देता है, और त्यागने के बाद ये जो इसका फ्लैजला है, ये सॉरी फ्लैजला ही हमने बना दिया, ये अपने फ्लैजला को त्याग देता है और ये इस तरह से हो जाता है। और इसका क्लोरोप्लास्ट जो है ये इस तरह कप शेप्ड है। ठीक है, फिर इसका पूरा का पूरा जीव द्रव्य दो भागों में विभाजित होता है इस तरह से। ये ऐसे दो भागों में बट गया, ये इसका क्लोरोप्लास्ट, ये इसका क्लोरोप्लास्ट, इसका केंद्र दो भागों में बट गया। अब इसके बाद इसका क्लोरोप्लास्ट जो दो भागों में बटा, ये चार भागों में बट जाता है। तो यानी चार भागों में बट गया, तो इस तरह से कितना, एक दो तीन और चार भागों में बट गया। और इसमें अपना अपना क्लोरोप्लास्ट है, केंद्रक है, अपना अपना क्लोरोप्लास्ट है, केंद्रक है। ये अपने चारों सेल वॉल को बना लेते हैं, और बनाने के बाद ये फट जाता है। तो फटने के बाद जो जूस, अब इनको क्या कहेंगे, ये कप शेप्ड है, ये और इनमें फ्लैजला निकल आया। तो इस तरह से ये कप शेप्ड है, ये और इनमें फ्लैजला निकल, इनको कहते हैं जू स्पोर। क्या कहते हैं, जू स्पोर। और ये जू स्पोर बाहर निकलते हैं, पानी में तैरते हैं, तैरने के बाद एक मैच्योर क्लमाइडोमोनास में बदल जाते हैं। तो ये हमारे क्या बन रहे हैं, जू स्पोर, जू स्पोर। और इसको क्या बोलते हैं, जिसके अंदर भरे हैं, जू स्पोरेंजियम, जी स्पोरेंजियम। चल बीजाणुधानी, हिंदी में बोलते हैं चल बीजाणुधानी। ठीक है, जूस पोरेंजियम, जूस। समझ में आ गया, कब होते हैं, फेवरेबल का, अनुकूल परिस्थितियों में होते हैं। कब बनते हैं, रात्रि में बनते हैं। ठीक है, यही तो बताया। ये एक जैसे ये जूस पोर है ये वाला, ये 24 घंटे बाद मैच्योर हो जाता है और फिर पुनः यही क्रिया दोहराता है। तो इस तरह इनकी जनसंख्या बढ़ती रहती है। चलिए अब आते हैं दूसरा, बाई एप्लाइनोस्पोर। बाई एप्लाइनोस्पोर कब बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं। प्रतिकूल यानी सूखा पड़ जाए, या मतलब पानी कम हो जाए, या ठंडा मौसम ज्यादा हो जाए, मतलब ऐसी स्थिति पर अंडर डॉट कंडीशन में, अंडर, ये गलत लिखा UNDER, अंडर, अंडर डॉट कंडीशन में, यानी सूखे की स्थिति में, सूखे की स्थिति मतलब पानी सूख जाए, तब ये जू स्पोर बनना बंद हो जाते हैं। क्या बनना बंद हो जाते हैं, तो जू स्पोर बनना बंद हो जाते हैं सूखे कंडीशन में। तो जब जू स्पोर बनना बंद हो जाएंगे तो क्या बनेंगे, तो फिर वो कहता है एप्लाइनोस्पोर बनाता है। क्या बनाता है, एप्लाइनोस्पोर। एप्लोइनोस्पोर कैसे बनते हैं, कहता है न्यू नॉन मोटाइल डाटर सेल आल्सो नोन एज एप्लाइनोस्पोर। बिल्कुल जूस्पोर की तरह होते हैं, जैसे जूस्पोर होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन जूस्पोर में दो फ्लैजिला निकल रहे थे, इसमें फ्लैजिला नहीं निकलते हैं, बस इतना अंतर है। अगर इसमें चित्र पे चलेंगे तो ये मान लेते हैं, ये अभी है बाई जूस्पोर, इसे लिखेंगे बाई एप्लाइनोस्पोर, एप्लाइनोस्पोर। अब इस चित्र को बदल देंगे, ये जो हमने जूस्पोर बनाए हैं ये खत्म, ये खत्म करो, ये अब इसको थोड़ा सा एडिट कर दो, सेम कंडीशन होगी, सेम भाषा होगी, बस इनके जो ये एप्लाइनोस्पोर है, इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, इनको अब कहने लगेंगे एप्लाइनोस्पोर, और इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एप्लाइनोस्पोर ये बाहर निकलते हैं, पानी में ऐसे पड़े रहते हैं, फिर ये वृद्धि करते हैं, इनसे फ्लैजिला निकलते हैं, और ये जूस्पोर प्राप्त है। जूस्पोर एप्लाइनोस्पोर में अंतर क्या है, अगर पूछेगा, एक तरफ लिखेंगे एप्लाइनोस्पोर, और एक तरफ अगर आपसे पूछेगा जूस्पोर, यानी चल बीजाणु, और इनको बोलते हैं अचल बीजाणु, बीजाणु इनको बोलते हैं चल बीजाणु। ठीक है, चल ठीक है। अंतर क्या होगा, अगर इसका चित्र बनाएंगे तो इसका चित्र बिल्कुल सेम बनाएंगे, मैं शॉर्ट में बनाए दे रहा हूं, ये और ये और ये। और इसका जब चित्र बनाएंगे तो बिल्कुल सेम कंडीशन में बनेगा, और इसमें केवल दो फ्लैजिला, ये हो गया एप्लाइनोस्पोर और ये हो गया जूस्पोर। इसमें ये फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, और ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, नॉन
फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। ये बिना फ्लैजिलेला वाला और ये फ्लैजिला वाला, बस इतना अंतर होता है। सेम कंडीशन ये कब बनता है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में, और ये फेवरेबल, फेवरेबल, ये अनुकूल परिस्थितियों में बनता है, अनुकूल, और ये प्रतिकूल में बनता है। बस इतना अंतर है दोनों में, बनने की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है, हम एक्चुअली में आपको लग रहा है कि सर ने लिख के रखा है, और लिखते लिखते पता है, अगर हम आपको जितनी देर में हम दो का प्लान बना के बैठे हैं कि क्लमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स खत्म कर लेंगे, हम आधा 1 घंटा लग जाता कि आधा क्लमाइडोमोनास मुश्किल से खत्म हो पाता, क्योंकि लिखने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। एक इसकी जाति है क्लमाइडोमोनास निवेलिस सिक्रेट थिक वॉल्ड एप्लाइनोस्पोर। यदि एप्लाइनोस्पोर जो बन रहा है, एप्लाइनोस्पोर, अगर उसके चारों थिक वॉल बन जाए, मोटी भित्ति बन जाए, ध्यान में रखना, बहुत मोटी भित्ति बन जाए, तो उस एप्लाइनोस्पोर को हम हिप्नोस्पोर कहते हैं, ध्यान में रखना। एक जाति है क्लमाइडोमोनास निवेलिस, ध्यान में रखना कौन सी जाति है, क्लमाइडोमोनास निवेलिस, यन है निवेलिस। ये क्या करती है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने क्लमाइडोमोनास के चारों ओर एक मोटी भित्ति बना देती इस तरह से। तो यही क्लमाइडोमोनास जो एप्लानोस्पोर कहला रहा है, ये अब कहलाने लगता है हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर किस में पाया जाता है, क्लमाइडोमोनास निवेलिस। थिक वॉल्ड एप्लानोस्पोर नोन एज द हिप्नोस्पोर। मोटी भित्ति वाला जो एप्लानोस्पोर होता है उसी को हम हिप्नोस्पोर के नाम से जानते हैं। किसमें बन रहा है, क्लमाइडोमोनास निवेलिस जाति में। पाल्मेला स्टेज, ये पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि पाल्मेला स्टेज किसमें पाई जाती है, क्लमाइडोमोनास में। अंडर एडवर्स कंडीशन बट नॉट वेरी डर, बहुत सूखा ना हो, मतलब कीचड़ टाइप का हो, उस कंडीशन में पाल्मेला स्टेज बनती है। एक्चुअली में वही एप्लानोस्पोर बनते हैं, क्या बनते हैं, एप्लानोस्पोर, और वो एप्लानोस्पोर स्पोरेंजियम से बाहर नहीं निकल पाते, और बाहर निकले बिना ही इसके चारों ओर एक जिलेटिनस म्यूसिलेजन, जैसे हम लोगों की नाक होती है उसी तरह एक जिलेटिनस पदार्थ ये सिक्रीट करते हैं, और इन्हीं के अंदर ये कोशिकाएं फंस जाती हैं। इस स्टेज को हम पाल्मेला स्टेज कहते हैं। द कहता है द टेम्परेरी कॉलोनी ऑफ द हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ सेल, ये जो कोशिकाएं होती हैं 100 से लेकर हजारों कोशिकाएं कॉमन जिलेटिनस मैट्रिक्स, एक चिकने पदार्थ स्रावित करती हैं, उसी के अंदर फंस जाती है, उसी के अंदर फंस जाती हैं, जिसे हम पाल्मेला स्टेज कहते हैं। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये पाल्मेला स्टेज का जिलेटिन गल जाता है, ये कोशिकाएं मुक्त हो जाती है, सबसे फ्लैजला निकल आता है, और ये पुनः पानी में सर्वाइव करना शुरू करती हैं। तो समझ में आ गया, हमने सारे बता दिया। अब आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड इन मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि जनरली लैंगिक जनन इनमें कब होता है। आंसर होगा कि जिस जल में ये पाए जा रहे हैं वहां अगर नाइट्रोजन की कमी पानी में हो जाए तो ये लैंगिक जनन करने लगते हैं। किसकी कमी हो जाए, यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो ये जनरली क्या करने लगते हैं, लैंगिक जनन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, लैंगिक जनन। कब, नाइट्रोजन की कमी, मान लेते हैं इस पानी, इस तालाब में मान लेते हैं नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कम हो जाए किसी कारण बस, तब ये क्या करने लगेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, लैंगिक जनन। अभी पीजीटी पीजीटी और टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में कई बार क्वेश्चन बना है कि वह एल्गी कौन सा है जिनमें तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है, आइसोगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, एन आइसोगैमस और उगैमस, उगैमस। तीनों विधियों से जनन किसमें पाया जाता है, तो उसका आंसर था क्लमाइडोमोनास में। ये क्लमाइडोमोनास है जिसमें आइसोगैमस, समयुग्म की, विषम असम युग्म की और विषम युग्म की तीनों प्रकार से जनन होता है अलग अलग जातियों में। तो रट्टा लगा के रखिएगा, ये चूंकि टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए हमने इसको मार्क किया है कि क्वेश्चन बन चुका है तो गलती ना हो, ठीक है। तो पहला, कुछ जातियां ऐसी हैं जो आइसोगैमस होता है,
कैसा होता है, आइसोगैमस प्रकार का होता है। आइसोगैमस की हिंदी होती है समयुग्म की, समयुग्म की, यानी जो गैमीट बनते हैं। हमने पढ़ाया है, ये कहाँ पढ़ाया है, तो जनरल करेक्टर जब पढ़ाए हैं तो हमने आइसोगैमस बता दिया, ऊगैमस एनाइसोगैमस सब हमने बताया है। फिजिकल और मार्फोलॉजिकल कौन डिफरेंट है, सेम है, तो यहाँ ज्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। जनरल करेक्टर वाला जब आप क्लास, चूंकि क्लासें क्रम से हैं, हमने आपको पहले एल्गी का जनरल करेक्टर पढ़ाया है, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, तो ये सब क्रम से पढ़ाए हैं। तो जब वो आप जनरल करेक्टर पढ़ लेंगे तो ये समझने में 1% आपको तकलीफ नहीं होगी। तो ये समयुग्म की होते हैं, यानी दोनों गैमेट जो है वो मार्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम होते हैं, दिखाई बिल्कुल सेम। ये नहीं आप कंफर्म कर सकते कि कौन नर है कौन मादा है। मोस्ट स्पीसीज क्लमाइडोमोनास आर आइसोगैम, लगा लीजिएगा, पूछेगा सबसे ज्यादा क्लमाइडोमोनास की जातियां कौन सा जनन करती हैं, तो लिखेंगे आइसोगैमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। इनकी मुख्य जातियां कौन है, क्लमाइडोमोनास डिबेरियनम और क्लमाइडोमोनास लॉन्गी स्टिग्मा। ये जो दोनों जातियां हैं ये प्राय आइसोगैमस प्रकार का जनन करती हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन है, ध्यान में रखना, बिल्कुल सेम कंडीशंस है। जैसे यहां यहां चलेंगे, यहां अगर हम थोड़ा सा एप्लेनोस्पोर को हटा दें, ये पूरा समझा हुआ है आपका, एप्लेनोस्पोर हटा दो, यहां बिल्कुल सेम प्रोसेस से ये जो बने, ये फ्लैजिला वाले, ये पहला कहते हैं गैमीट कहलाते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कह रहा है, गैमीट। अब ये तो जो दोनों गैमीट्स हैं, एक मान लो प्लस का एक माइनस का, अब ये दोनों गैमेट्स पानी में तैरते हैं, और एक ये गैमेट्स है ये, और एक गैमेट्स है, दोनों गैमेट्स जैसे मान लेते हैं एक गैमेट्स ये है, अब ये दोनों गैमेट्स अपने अगले सिरे से चिपक जाते हैं। तो देखिएगा इस तरह से, ये इसमें दोनों फ्लैजिला है, और एक ये इसमें दो फ्लैजिला है, ठीक है, ऐसे। अब ये दोनों से अगले सिरे से दोनों गैमेट पानी में तैर रहे हैं और दोनों ऐसे चिपक जाते हैं, मतलब ऐसे करके चिपक जाते हैं। अब जब दोनों चिपक जाएंगे तो इनके फ्लैजिला गायब हो जाते हैं। अब ये गोल हो जाता है, और दोनों केंद्रक, इसका केंद्रक और इसका केंद्रक, दोनों मिक्सअप कर जाते हैं। मिक्सअप कर जाएंगे तो ये कहलाएगा जाइगोट। क्या कहलाएगा, जाइगोट। पिक्चर पर चलेंगे समझ लेंगे, वही है। यहां अगर नजर डालेंगे तो ये दो गैमीट्स हैं, क्या है, दो गैमीट्स हैं। ये मान लेते हैं ये हमारा है क्लामाइडोमोनास। अब इससे बिल्कुल सेम प्रोसेस, जैसे जूस्पोर बने थे, बिल्कुल सेम तरीके से गैमीट्स बनते हैं, केवल अंतर ये होता है जूस्पोर थोड़े बड़े होते हैं, ये थोड़े से छोटे होते हैं, बस। सेम प्रोसेस, वही कंडीशन, वही क्लोरोप्लास्ट का सिकुड़ना, दो भागों में बंटना, चार भागों में बंटना, फ्लैजिला निकलना और फटना। इसके बाद ये दोनों तैरते हैं और इनके अग्रसिरों से मिल गए। अग्रसिरों से मिलने के बाद इनके बीच की भित्ति गल जाती है, और देखिए गल गई। गलने के बाद देखिए ये अभी जो फ्लैजिला है ये चार हो गए, दो इसके चार, इनके दोनों भी न्यूक्लियस है। फ्लैजिला गायब हो जाते हैं और इनके दोनों न्यूक्लियस मिलकर जाइगोट बना देता है। अभी ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, और जाइगोट कैसा होगा, द्विगोट। अब इसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद चार केंद्रक बन जाते हैं हैप्लॉइड। प्रत्येक केंद्रक जीव द्रव्य को एकत्रित करता है, और क्लोरोप्लास्ट, कब से इसमें क्लोरोप्लास्ट बन जाता है, और इनसे फ्लैजिला निकल आते हैं, और यंग जूस्पोर बन जाते हैं, या यंग सेल्स बन जाती हैं, जूस्पोर ही बनते हैं, फट जाती है, जूस्पोर मुक्त होते हैं, मैच्योर होते हैं, और नए क्लामाइडोमोनास का निर्माण कर देते हैं। दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अंतर नहीं, केवल दोनों के दोनों गैमीट समान है। मतलब बाहर से ये नहीं बता सकते कौन नर की तरह कार्य कर रहा है कौन मादा की तरह। इसको बोलते हैं आइसोगैमस। किन जातियों में होता है, क्लामाइडोमोनास। एग्जाम में जो पूछेगा कि आइसोगैमस प्रकार का जनन किसमें होता है, तो क्लामाइडोमोनास डिबेरियनम और क्लामाइडोमोनास लॉन्गी स्टिग्मा में, ठीक है। अच्छा, अब आता है एनाइसोगैमस टाइप का, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं, वही क्रिया है, केवल यहां क्या है, एक गैमीट बड़ा होगा और दूसरा जो गैमीट होगा वो छोटा होगा, बस ऐसे। फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, मार्फुल बाहर से देखने में भी पता चल रहा है छोटा बड़ा, और अंदर से भी पता चल रहा है। ये किस एग्जाम में पूछता है, ये किस जाति में ऐसा होता है, तो ये होता है क्लामाइडोमोनास बरौनी में,
और क्लमाइडोमोनास सबोगामा में। ये दो जातियां ऐसे हैं जिसमें एन आइसोगैमस प्रकार का यानी असम युग्मकी प्रकार का जन्म देखने को मिलता है। सेम प्रोसेस है इसमें भी। देखिए ये है फीमेल गैमेटेंजियम, मेल गैमेटेंजियम। फीमेल में जो गैमीट बने यानी जो बड़े बने और मेल में जो बने वो छोटे बने। सेम कंडीशन है, दोनों जल में तैरते हैं। जल में तैरने के बाद दोनों सेम प्रोसेस में मिलते हैं, फिर इनके फ्लैजिला गिर जाते हैं, ये मिलते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनाने के बाद मतलब 2n न्यूक्लियस हो जाता है। फिर इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद वही प्रोसेस होगा। ठीक है। फिर तीसरा है उगैमी प्रकार का। उगैमी प्रकार में क्या होता है, किस में पाया जाता है? क्लमाइडोमोनास की कौन सी जाति ऐसी है जिसमें उगैमस प्रकार का जनन होता है? तो क्लमाइडोमोनास की है, क्लमाइडोमोनास पूरा लिख लेंगे, क्लमाइडोमोनास कोक्सीफेरा एक जाति है और दूसरी है क्लमाइडोमोनास ओगोनियम। ये जो दो जातियां हैं इनमें उगैमी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। क्लमाइडोमोनास सेक्सुअलिटी कंट्रोल बाय एनवायरमेंटल एंड जेनेटिकल फैक्टर। आपसे पूछेगा क्लमाइडोमोनास का जो लैंगिक जनन है वो किस पर निर्भर करता है? तो क्लमाइडोमोनास का जो लैंगिक जनन है वो प्राय निर्भर करता है पर्यावरण पर, और पर्यावरण में जैसे कि नाइट्रोजन की कमी हुई तब, और दूसरा जेनेटिक फैक्टर पर। ओरिजिन ऑफ गैमीट इज सच द ओरिजिन ऑफ सेक्स। आपसे पूछेगा वो कौन सा है जिसमें सेक्स ओरिजिन का पता चलता है? वो क्लमाइडोमोनास है। इसमें भी वही कंडीशन है, एक गैमीट जो एक क्लमाइडोमोनास है और उससे जो बन रहे हैं वो चल प्रकार के गैमीट्स बन रहे हैं, और दूसरा जो क्लमाइडोमोनास है जो इनमें है उसमें कोई गैमीट नहीं बनता है। वो उसकी पूरी कोशिका उगोनियम की तरह काम करती है। अब ये आता है और आने के बाद इससे चिपक जाता है। देखिए चिपक गया, ये आया और इससे लग गया, इससे इससे जब ये ऐसे लग जाता है फिर वही केंद्रक मिलते हैं और जाइगोट बनता है 2n। अब कंडीशन आप समझिएगा यहाँ, अभी हमारा जाइगोट बना, जाइगोट में क्या हुआ? मियोसिस हुआ। क्या हुआ? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे 4 केंद्रक बने। प्रत्येक केंद्रक द्विध्रुव को एकत्रित करता है और उससे फ्लैजिला निकल आते हैं, और अब इसको जूस पोर बोलते हैं। जैसे कि जूस पोर पहले बताए थे, ये फट जाता है, ये जूस पोर मुक्त होते हैं, पानी में तैरते हैं और एक नए किसका निर्माण कर देते हैं? एक नए क्लमाइडोमोनास का निर्माण कर देते हैं। ये इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, हमने लगा के रखा था। क्लमाइडोमोनास है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो इनमें गैमीट बनते हैं, हैप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों, आइसो एनाइसो हेटेरोगैमस में, तीनों में ये मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में मियोसिस होता है, मतलब ये 2n, और जो मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद जूस्पोर बनते हैं, जूस्पोर मैच्योर होते हैं, क्रोमाइडोप्लाज्म में बदल जाते हैं। एसेक्सुअल जो स्पोर होता है, पाल्मेला स्टेज, हिप्नोस्पोर, प्लानोस्पोर, जूस्पोर द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये हमारा क्लोमाइडोमोनास होता है, खत्म। अब हमारे पास आता है वॉलवॉक्स। क्या आता है? वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स काफी हो गया, चलो वॉलवॉक्स भी हम आज खत्म ही कर देते हैं। वॉलवॉक्स का भी काम नहीं रहेगा, जिससे लगातार है तो कर ही देते हैं। वॉलवॉक्स क्या है? वॉलवॉक्स भी क्लोरोफाइसी का सदस्य है, क्लोरोफाइसी का सदस्य है। स्ट्रक्चर में वॉलवॉक्स की अगर संरचना की कोई बात करेगा, कैसे होते हैं, तो बिल्कुल क्लमाइडो मोनास पढ़ लीजिए और वॉलवॉक्स पढ़ लीजिए, कोई अंतर नहीं है संरचना में। बस अंतर यह है कि ये कॉलोनियल है, कॉलोनियल एल्गी है, ये समूह में रहता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे क्लमाइडोमोनास एक कॉलोनी बना ले, क्या बना ले? कॉलोनी, तो समझ लो वो वॉलवॉक्स हो जाता है नहीं ऐसा? वो एक्चुअली में जो वॉलवॉक्स है वो क्लमाइडोमोनास से छोटे होते हैं। वॉलवॉक्स क्लास क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर वाल्वोकेल्स है, फैमिली वाल्वोकेशी है। ऑकरेंस बिल्कुल सेम जगह पाए जाते हैं। शिनोबियल कॉलोनी प्रेजेंट, ये आप नोट करिएगा। टीजीटी और पीजीटी में मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि सिनोबियल कॉलोनी क्या होती है, ध्यान में रखना। सिनोबियल कॉलोनी क्या होती है? तो जब हमने रेंज ऑफ थैलस पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? रेंज ऑफ थैलस,
तो उसमें हमने आपको सिनोबियल कॉलोनी पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? सिनोबियल। हमने कहा था वह कॉलोनी जो जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित हो, कॉलोनी का आकार निश्चित हो, इस प्रकार की कॉलोनी को सिनोबियल कॉलोनी बोलते हैं। तो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं सिनोबियल कॉलोनी का एग्जाम्पल क्या, तो आंसर होता है वॉलवॉक्स। सिनोबियल कॉलोनी का आंसर स्टार लगा दिया, मतलब पूछा ही जाता है। फाउंड इन फ्रेश वाटर, जैसे क्लमाइडोमोनास फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तालाब, झील और नॉन सॉल्टी वैसे ये पाए जाते हैं। कॉलोनी इनकी ओवल शेप होती है, अंडे के आकार की होती है या फिर स्फेरिकल गोल होती है। इनकी एक कॉलोनी में 500 से 60,000 तक कोशिकाएं पाई जाती हैं। 500 से 60,000 तक कोशिकाएं कॉलोनी में पाई जाती है। इनकी कॉलोनी कैसी होती है? तो अगर इनकी कॉलोनी बनाएंगे तो ये इस तरह से इनकी कॉलोनी होती है, और ये जो क्लमाइडोमोनास होते हैं ये इस तरह से। क्लमाइडोमोनास जो है बिल्कुल उसी तरह के ये होते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं और बहुत सारे जुड़ जाते हैं, और ये एक पतले धागे के द्वारा सब आपस में जुड़े रहते हैं, ये ऐसे, ये सब धागे के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, ये ऐसे, ये सब एक दूसरे से पतले थ्रेड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ये मान लो ये हो गई हमारी वॉल वॉक्स कॉलोनी, ये हमारी वॉल वॉक्स की कॉलोनी होगी। कैसी कॉलोनी? सिनोबियल, सिनोबियल कॉलोनी, क्योंकि इनमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है और आकार भी निश्चित होता है, इसलिए इसे सिनोबियल कॉलोनी के नाम से जानते हैं। फिर बिल्कुल ये सिनोबियल कॉलोनी है और उस कॉलोनी में डाटर भी रहता है। द सेल आर बाइफ्लैजेलेट, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ऑन, बिल्कुल सेम संरचना हमें दिखाई देती है किसकी? वही क्लमाइडोमोनास की तरह सेम संरचना होती है, तो इसको अलग से आपको नहीं पढ़ना है। ये वही कंडीशन, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ये ये केंद्रक, ये और ये पायरिनोइड, बिल्कुल सेम टू सेम। अब चूंकि इसमें हम ज्यादा इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट की तरह होती है, बिल्कुल सारी वही आई स्पॉट, वही बिल्कुल सेम संरचना होती है, बस आकार में छोटे होते हैं, तो फिर ज्यादा यहाँ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत क्या है? क्लोरोप्लास्ट के साथ इसीलिए इसको लगाया है कि इसको अब जबरदस्ती ना पढ़ाने। इसका स्ट्रक्चर उसका क्लमाइडोमोनास के स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। तो यही सेल आर द बाइफ्लैजेलेट, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, फाउंड इन जिलेटिनस कॉलोनियल इनविलप। केवल अंतर यह है कि इसमें जिलेटिन के बने हुए इस तरह के इनविलप होते हैं, जैसे ये हैं, फिर ये हैं, इसमें दूसरा इस तरह पाया जाएगा, इस तरह से इनविलप ये पाए जाते हैं जिसमें ये क्लमाइडोमोनास की तरह फंसे रहते हैं। बस इतना है। तो कहता है ईच सेल कनेक्टेड बाय द साइटोप्लाज्म, और दो कोशिकाएं एक पतले थ्रेड के द्वारा, ये चीज मेन है, इसको ध्यान रखना, ये एक धागे के द्वारा दो कोशिकाएं और आगे वाली कोशिका ये धागे के द्वारा जुड़ी रहती, इस थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बोलते हैं, कोशिका द्रव्य स्टैंड बोलते हैं। यानी जो कोशिका कॉलोनी में पाई जाती है वो एक दूसरे से एक धागे के द्वारा जुड़ी रहती है, उस धागे को साइटोप्लाज्मिक स्टैंड बोलते हैं। ये अलग है वॉल बॉक्स में, ठीक है। और वहां क्या है? क्लमाइडोमोनास में सब अलग अलग पाए जा रहे, सब स्वतंत्र थे, मगर यहां सब पाए रहे हैं। फिर कहता है लैक इन, अगर ये पूछेगा साइटोप्लाज्मिक स्टैंड तो पाया जाए, देखिए ये इनके बीच में धागा पाया जा रहा है, लेकिन 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 एक क्लमाइडोमोनास की दो जातियां हैं, क्लमाइडोमोनास मोनानी और क्लमाइडोमोनास टर्टियस, ये दो जातियां हैं जिनमें साइटोप्लाज्मिक स्टैंड नहीं, ये जो धागा जो पाया जा रहा है दो कोशिकाओं के मध्य में, वो धागा नहीं पाया जाता है, ये वाला। कौन से आपसे पूछेगा कि वॉलवॉक्स में क्या है, पूछेगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड किस में पाया जाता है, तो आंसर होगा वॉलवॉक्स। ठीक है, ठीक है, वॉलवॉक्स में पाया जाता। फिर कहेगा वो वॉलवॉक्स की जातियां कौन है जिसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, तो आंसर होगा, एब्सेंट किसमें है?
तो हमने लिखा है, ये बताया है कि साइटोप्लाज्मिक स्टैंड्स जो है वो एब्सेंट है इन दो जातियों, नहीं पाया जाता। ये साइटोप्लाज्मिक स्टैंड बनता कब है? फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती तो उसी समय ये बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे नहीं, क्लमाइडोमोनास का सेम स्ट्रक्चर है तो वो आप पढ़ लिए हैं तो यहाँ पढ़ा नहीं। अब सीधे हम लोग इसके आते हैं जन्म। वन सेल लार्ज नोन एज गोनिडियम, आपसे पूछेगा यहां रिप्रोडक्शन में कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखना। तो इसमें जो जनन होता है, एक कोशिका कॉलोनी की एक कोशिका जो होती, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं कॉलोनी है, सब में नॉर्मल कोशिकाएं पाई जा रही है। ठीक है, ये नॉर्मल कोशिकाएं पाई जा रही है, मगर एक में कोशिका थोड़ी आकार में बड़ी हो जाती है। ये जो सब नॉर्मल है, एक कोशिका अपने फ्लैजिला को त्याग कर आकार में बड़ी हो जाती है, उस बड़ी कोशिका को हम गोनीडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोनीडियम। एक कोशिका आकार में बड़ी होगी तो गोनीडियम कहते हैं। समझ में आ गया? सेल डिवाइडेड एंड फॉर्म 8 सेल स्ट्रक्चर। अब ये कोशिका विभाजित होने लगती है। अब एक ही कोशिका हम पकड़ेंगे, ये वाली। अब ये कोशिका विभाजित होती है और विभाजित होकर 8 कोशिकीय संरचना बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कोशिकीय संरचना बना लेती। 8 कोशिकीय स्ट्रक्चर को प्लेकिया स्टेज बोलते हैं। इसको स्टार लगाइएगा। टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में मल्टीपल टाइम, ये 2021 में क्वेश्चन बना था। प्लेकिया स्टेज किस में पाई जाती है? तो प्लेकिया स्टेज पाई जाती है वॉलवॉक्स में। वॉलवॉक्स में कितनी कोश का स्टेज होती है? 8 सेल्ड संरचना होती है। 8 कोश की जो संरचना बनती है गोनीडियम से, उसको प्लेकिया स्टेज बोलते हैं। इसमें जब डिवीजन होता है, 8 कोशिकाएं बन जाती हैं तो उसे प्लेकिया स्टेज बोलते हैं। मल्टीपल टाइम रट्टा मार के एग्जाम में जाइएगा कि किससे बनता है? गोनीडियम से। गोनीडियम विभाजित, और गोनीडियम क्या होता है कि नॉर्मल जो कॉलोनी की सब कोशिकाएं होती, ठीक है, एक कोशिका अपने फ्लैजिला त्याग करके थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसे गोनीडियम कहते हैं। गोनीडियम में विभाजन होता है, 1 से 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 8, और उस 8 कोश की संरचना को हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं। किसमें पाया जा रहा है? वॉलवॉक्स में। ये प्लेकिया स्टेज। 8 सेल डिवाइड एंड फॉर्म 16 कोशिका। अब ये कैसी कोशिकाएं बना रही है? अब ये 16 स्टेज वाली कोशिका। अब यहां देख लो, चलो नहीं बनाएंगे। देखिए, नॉर्मल कोशिकाओं में से एक ने फ्लैजिला त्यागे, बड़ी हो गई, गोनीडियम हो गया। अब ये गोनीडियम में विभाजन हुआ तो एक से कितनी कोशिकाएं बनी? तो एक से कितनी बनी? 2 बनी। 2 से कितनी बनी? 4। 4 से ये 8 कोश की संरचना बन गई, और इनके मुख जो नुकीले वाले मुख है अंदर की ओर, इसी स्टेज को प्लेकिया स्टेज बोलते हैं। कितनी सेल है? 8 सेल्ड जो संरचना है उसे हम प्लेकिया बोलते हैं। इस पे जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी में कई बार क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा गया है। प्लेकिया स्टेज किसमें पाई जाती है? सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है वो, किसमें पाई जाती है? वॉलवॉक्स, प्लेकिया स्टेज। ठीक है, हाँ। अब ये जो 8 है, इनमें विभाजन होकर ये 16 बना लेती है। अभी ये 16 स्टेज बना दिया, 16 कोशिकाओं की स्टेज बना दिया। और इनके ऊपरी के ऊपर ये देख रहे हैं, चारों तरफ से एक घेरा बना लिए, मगर ऊपर का ये वाला सिरा खुला होता है। इस खुले हुए सिरे को हम बोलते हैं फियल फिलोपोर। क्या बोलते हैं? फिलोपोर। आपसे पूछता है फिलोपोर क्या पाई जाती है, तो फिलोपोर जो पाया जाता है वो वॉलवॉक्स में पाया जाता है। प्लेकिया स्टेज के बाद जो 16 कोशिकाएं होती बनने के बाद आगे एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम फिलोपोर के नाम से जानते हैं। फिर इनमें क्या होता है? अब इन्वर्सन होता है। इन्वर्सन का मतलब जो मुख, अभी नुकीले वाले मुख कहाँ है? अंदर की ओर, पॉइंटेड। ये जो पॉइंटेड माउथ है, मतलब मुख जो है अंदर की ओर है, और पोस्टीरियर चौड़ा। अब इनमें मान लेते हैं जैसे ये है, ये है। अब ये मान लेते हैं ये वाली कंडीशन ऐसे। अब ये कंडीशन पलटती तो देखिएगा इनमें होता है इन्वर्जन। अब देखिएगा जो ये है, ये वाला हिस्सा अंदर घुसना शुरू हो जाता है, और ये घुसता रहता यहां तक आ जाता है। जब यहां तक आ जाएगा तो जो अभी मुख नुकीला वाला अंदर है वो बाहर हो जाता है। तो देखिए नुकीला वाला मुख बाहर हो गया, इन्वर्टेड, यानी पूरी की पूरी जो कॉलोनी ऐसी थी वो पलटकर ऐसी हो गई, फिर ऐसी पूरी की पूरी पलट गई ऐसी।
समझ लो ऐसी होगी। आ गया समझ में? मान लेते हैं जैसे ये है ना, ये नुकीला वाला हिस्सा, अब ये मान लो पलट जाए तो नुकीला वाला जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा, तो ये देखिए पूरी कॉलोनी पलट गई, इन्वर्टेड कॉलोनी। अब फिलोपोर जो अभी ऊपर की ओर था वो नीचे है। अब इनकी कोशिकाएं आपस में चिपक जाती हैं, इनसे फ्लैजिला निकल आता है और एक न्यू कॉलोनी बन जाती है। प्रत्येक कोशिका से फ्लैजिला निकल आता है, जिलेटिन सिक्रीट हो जाता है, एक नई कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं एसेक्सुअल से। एक पूछते हैं प्लेकिया स्टेट कितनी कोशिका वाला, 8 कोशिका वाला होता है। प्लेकिया किस में पाया जाता है, ये वॉल्वॉक्स में पाया जाता है। फिलोपोर, फिलोपोर इसका अग्रभाग पर जो छिद्र होता है 16 कोशिका बनने के बाद फिलोपोर बोलते हैं, और इनमें इन्वर्जन होता है, इतना ध्यान रखना। तो ये था, ये बस इतना ही पूछा जाता है, वो हमने लिखा है 8 सेल डिवाइडेड फॉर्म 16 स्टेज आर फॉर्म ए पोर नोन, एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम फिलोपोर के नाम से जानते हैं। ठीक है। हाँ, अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन इनमें oogamous प्रकार का होता है, यानी एक मोटाइल और दूसरा नन। जो मेल एंथ्रीडियम होता है, जो नर होता है उसे एंथ्रीडियम कहते हैं, उसमें एंथ्रोजॉइड बनते हैं जो कि मोटाइल होता है। जो फीमेल होता है उसे oogoनियम बोलते हैं जो कि नॉन मोटाइल होता है। चित्र हमने लगा के रखा है, समझ लो। सेम एसेक्सुअल की तरह इसमें कंडीशन होती है, एक कोशिका अपने फ्लैजिला, देखिए सारी कोशिकाएं, इनमें से एक कोशिका ने फ्लैजिला त्याग दिया और अपने आकार को उसने बड़ा कर लिया। जो अपने आकार को बड़ा कर लिया, और ये क्या पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, जो कि अभी हमने बताया था आगे। अब ये कोशिका जो बड़े अपने फ्लैजिला, इनमें से मान लो यही त्याग दे और ये अपने भोजन को एकत्रित करके गोल हो जाए, तो इसे oogoनियम बोलते हैं। oogoनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मादा जननांग है। क्या है, मादा जननांग है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ध्यान में रखना, अब यहाँ ये जो ये वाली इनमें से कोई कोशिका, कॉलोनी की कोई कोशिका क्या करती है कि इनकी कोशिकाएं विभाजित होती है और विभाजित होकर उनमें ढेर सारे जूस्पोर की तरह संरचना बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। एंथ्रोजॉइड वो पानी में तैर कर आते हैं और ये जो छिद्र है इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। देखिए कई सारे एंथ्रोजॉइड आए, और एंथ्रोजॉइड क्या है, मेल गैमीट है, नर गैमीट है जो दूसरी कॉलोनी में बने, ये इसी से अंदर आते हैं और मल्टीपल इसके चारों ओर घूमते हैं, अंदर आके यहाँ आ गए और घूमते हैं। उनमें से एक प्रवेश करता है, बाकी सब मर जाते हैं मैच्योर एग में। अब जब प्रवेश कर लेता है तो अब इसका एंथ्रोजॉइड का एक और एक का एक दोनों मिलकर जाइगोट बना लेते हैं। अब ये हमारा जाइगोट बनकर तैयार, निषेचन हुआ जाइगोट, और ये हमारा है जाइगोट। जाइगोट में 2 सेल्ड एम्ब्रियो, 2 कोशिका, फिर विभाजन हुआ 4, और इनमें मियोसिस होता है, ध्यान में रखना क्या होगा, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। और फिर 4 बनी, 4 से 8 बनी, 16 बनी, 32 बनी, 64, इस तरह कोशिकाएं बनती चली जाती हैं। और इन कोशिकाओं में फ्लैजिला निकल आता है और ये एक जिलेटिनस पदार्थ के अंदर अरेंज हो जाती है और एक न्यू कॉलोनी का निर्माण कर देती है। बस इतना आपको याद रखना है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। तो अगर हम देखेंगे तो ये वॉल्वॉक सिनोपियल कॉलोनी है, उसमें एंथ्रीडियम बनता है यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और oogoनियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव मादा जननांग है। और इसमें से एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड निकलते हैं, एंथ्रोजॉइड और oogoनियम में एग होता है, दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में मियोसिस हुआ, जूस्पोर बने, और जूस्पोर आपस फ्लैजिला निकल आते हैं और एक इन्विलप बना लेते हैं, एक जुवेनिल नई कॉलोनी बन जाती है और वॉल्वॉक्स कॉलोनी कहलाने लगती है। और एसेक्सुअल में वही गोनीडिया बनता है, गोनीडिया में प्लेकिया स्टेज के बाद फिर डाटर कॉलोनी बन जाती है और एक नहीं बन जाती। इस तरह से हमने क्लमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स दोनों को खत्म कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। अब देखते हैं अगर समझ में आया तो ये यूट्यूब पर भी जाएगा, और नहीं तो वरना हमारे जो सफलता बैच वाले मित्र हैं वो तो उनके लिए ये क्लास है ही। ठीक है, चलिए नमस्कार।